नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जहांगीर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर पदाधिकारियों की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में मीटिंग, संगठन के कार्यक्रम पर चर्चा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में पासिंग आउट परेड का आयोजन। भारतीय सेना को मिले 314 युवा अफसर। जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने ली सलामी। नैनीताल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्यशाला। जनता और एनजीओ को साथ लेकर सफाई व्यवस्था पर चर्चा। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की नीतियां बनाने पर किया गया मंथन। हल्द्वानी में चिकित्सा विभाग की लापरवाही। महिला अस्पताल में अस्थायी रूप से बंद किया अल्ट्रासाउंड कक्ष। आमजन को झेलनी पड़ रही परेशानी। मानव तस्करी मामले में पुलिस को मिली सफलता। एक महिला सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाबालिग को राजस्थान के अलवर से किया दस्तयाब। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज होनी है और इस बैठक में प्रदेश मुख्यालय में भाजपा पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई गई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करेंगे बैठक में शिरकत। प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी शामिल होंगे। संगठन के कार्यक्रम, बूथों पर पन्ना प्रमुखों की व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा। उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश मुख्यालय में भाजपा पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई गई है। उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। प्रदेश मुख्यालय में भाजपा पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई गई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की अध्यक्षता में ये बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में करेंगे शिरकत। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोल आप ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक आज है जहां पर प्रदेश मुख्यालय में पदाधिकारियों की अहम बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट इस बैठक को लेकर? जी, देहरादून में शनिवार को आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है जिसमें जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे और साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी जो है उत्तराखंड के दुष्यंत गौतम वो भी शामिल होंगे। और बीजेपी का कहना है कि जो ये बैठक होने वाली है ये संगठनात्मक दृष्टि से कई अहम मुद्दों को लेकर इसी एक बैठक में चर्चा होनी है। और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल चुनाव संपन्न होने के बाद अब क्या उत्तराखंड में कैबिनेट का विस्तार होगा या कुछ नए शहरों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। इस बैठक में हो सकता है कि ये भी स्पष्ट हो जाएगा। इसी के साथ जो आज बैठक हो रही है राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा आने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी प्रदेश बीजेपी को अपने कार्यक्रम तय करने हैं। वहीं साथ ही साथ जो G20 के तहत ऋषिकेश में कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम में क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर भी चर्चा होगी। और वही ये बैठक जो है 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक चलेगी। इसके अलावा क्योंकि अब नगर निकाय चुनाव भी है तो नगर निकाय चुनाव की दृष्टि से भी बीजेपी इस बैठक में मंथन कर सकती है। दीपिका जी, हिमांशु, मैं जानना चाहेंगे कौन कौन से वो महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पर इस बैठक में बीजेपी की जो बैठक है उसमें अहम तरीके से विशेष तौर पर चर्चा हो सकती है? जी देखिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। दायित्वधारी जो मंत्री हैं वो पद अभी बटे नहीं है। साथ ही साथ आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव भी होने हैं प्रदेश में। और साथ ही साथ अब G20 की जो अध्यक्षता भारत को मिली है उसके तहत एक प्रोग्राम ऋषिकेश में भी होना है। तो इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी चर्चा कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। भारतीय सैन्य अकेडमी से 314 कैडेट्स पास आउट होकर आज देश की सेना में अफसर बन गए। रिविंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी पासिंग आउट परेड की सलामी मिली। मार्कर्स कॉल के साथ परेड शुरू हुई। भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम आईएमए गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वायर पर पहुंची तो लगा कि विशाल सागर उमड़ गया। एक साथ उठते कदम और गर्व से तने सीने दर्शक दीर्घा से बैठे हर एक नागरिक के भीतर ऊर्जा का संचार कर रहे थे। परेड के बाद निजाम पवेलियन में आयोजित पिपिंग व ऑथ सेरेमनी में भाग लेने के बाद सभी जेंटलमैन कैडेट सेना में अफसर बन गए। बता दें कि इस
पासिंग आउट परेड के बाद कुल 344 जेंटलमैन कैडेट सैन्य अधिकारी बने। इनमें 23 कैडेट्स मित्र देशों के हैं, वही 314 भारतीय मूल के कैडेट्स इस परेड में शामिल हुए। IMA से पास होने वाले 23 विदेशी कैडेट्स में भूटान के 13 कैडेट्स, मालदीव के 3 कैडेट्स, म्यांमार का 1 कैडेट, नेपाल के 2, श्रीलंका के 4, सूडान का 1 कैडेट, तंजानिया का 1 कैडेट, तुर्किस्तान का 1, वियतनाम का 1, उज्बेकिस्तान का 1 और तजाकिस्तान के 2 कैडेट शामिल हैं। भारतीय सेना अकेडमी से 314 कैडेट पास आउट होकर आज देश की सेना में अफसर बन गए हैं। रिव्यूइंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के भारतीय सेना को आज 314 नए युवा कैडेट्स मिले हैं। चीफ लेफ्टिनेंट GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी पासिंग आउट परेड की सलामी ली है। मार्कर्स काल के साथ परेड शुरू हुई। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक बनेंगे हम, IMA गीत पर कदम ताल करते जेंटलमैन कैडेट ड्रिल स्क्वाड। इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में आज भारतीय सेना को मिले 314 अफसर। बता दें कि इस पासिंग आउट परेड के बाद कुल 344 जेंटलमैन कैडेट्स सैन्य अधिकारी बने। भारतीय सैन्य अकेडमी से 314 कैडेट्स पास आउट होकर आज देश की सेना में अफसर बन गए। रिव्यूइंग ऑफिसर सेंट्रल कमांड के GOC इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी पासिंग आउट परेड की सलामी ली। परेड के बाद निजाम पवेलियन में आयोजित पीपिंग और आउट सेरेमनी में भाग लेने के बाद सभी जेंटलमैन कैडेट सेना में अफसर बन गए हैं। तो वहीं नगर निगम में हुए 24 लाख रुपए गबन के आरोपी कांग्रेस पार्षद कुलदीप सिंह कंबोज की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने ASP कोटद्वार कार्यालय के बाहर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका और मुख्य आरोपी नगर निगम अकाउंटेंट पंकज सिंह रावत को नहीं पकड़ने की पुलिस पर आरोप भी लगाए। पार्षदों ने पुलिस से निगम कर्मचारियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की। बता दें कि 2 महीने पहले नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी द्वारा कोटद्वार कोतवाली में नामजद 3 व्यक्तियों के खिलाफ नगर निगम का सरकारी धन गबन करने के संबंध में तहरीर दी और इस दौरान पार्षदों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों पर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के भीतर हो रहे घोटालों के खिलाफ लामबद्ध थे और हमने लगातार इस बात को उठाया कि उपरोक्त में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के 2 महीने बाद भी अधिकारियों के साइनों की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट ना आना, जो नगर निगम का अकाउंटेंट वर्तमान समय में फरारी काट रहा है उसका गिरफ्तार ना होना, जिस बैंक से लगातार 25 चेकों के माध्यम से पैसे निकले गए और नगर आयुक्त का यह कहना कि वो साइन मेरे नहीं हैं, उस बैंक के कर्मचारी के ऊपर रिपोर्ट दर्ज ना होना, हमारा साफ तौर पे कहना यह है कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई वर्तमान में पुलिस प्रशासन नहीं कर रहा है। लक्ष्य नगर पालिका परिषद ने अपने सभासदों, व्यापार मंडल के सदस्यों और स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें सभी के साथ नगर के कूड़ा निस्तारण, प्लास्टिक पर बैन आदि को लेकर विचार विमर्श किया। साथ ही सभी से नगर में साफ सफाई के लिए सुझाव भी मांगे। वहीं नगर वासियों से नगर में साफ सफाई रखने में सहयोग करने की अपील की गई। जो हमारे शासन द्वारा और भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनके अनुपालन किए जाने हेतु और वैज्ञानिक रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को किस प्रकार हम कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट किस प्रकार कर सकते हैं, इस संबंध में आज गोष्ठी का आयोजन किया गया। और उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो जितेंद्र यादव बनाम भारत सरकार 93 नंबर जो रिट लगी है उसके संबंध में भी सभी जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, हितधारक हैं, धर्म संस्थानों से जुड़े लोग हैं, व्यापार मंडल से जुड़े लोग हैं, हमारे सभासद, हमारे स्वयं सहायता समूह के जितने लोग हैं, जितनी महिलाएं हैं, उनको जानकारी दी गई और उनसे यही अपेक्षा की गई कि नगर पालिका पूर्णतः सहयोग करें। आज
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों के बारे में जो भी सामने बातें आई हैं, जैसे प्लास्टिक का है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन होना चाहिए और हमारा कूड़ा निस्तारण का इसकी सही नियम और तरीका, जैसे हम डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं कूड़े को, वो सही स्थान पर जाए और उसका निस्तारण हो, क्योंकि जो भी कूड़ा निस्तारण होगा वो सब हमारी सब लोगों की एक सामाजिक जितने भी लोग होंगे, मैं कहूँ कि जब तक सबका इसमें योगदान ना हो, जब तक हम सब लोग इससे परिचित होंगे कि सबकी सहभागिता होगी, तो हम कूड़ा निस्तारण में अवश्य सफलता पाएंगे। नैनीताल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर शहरी विकास निदेशालय की तरफ से जनपद स्तरीय 1 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की गई और इस वर्कशॉप में नैनीताल जिले के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में सभी अधिकारियों को जागरूक किया गया। साथ ही इस बात पर फोकस किया गया कि आम जनता और एनजीओ को साथ लेकर हम शहर को साफ रखने में अपना योगदान किस तरह दे सकते हैं। इसके अलावा जिले के अंदर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और प्लास्टिक से जुड़ी अन्य कार्यों को लेकर किस तरह की नीतियां बनाई जाएं, उस पर भी मंथन किया गया। इसमें जनपद नैनीताल के जो सभी संबंधित यूएलबीज़ हैं और सभी संबंधित विभाग हैं, उनके प्रतिनिधि से प्रतिभाग कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन रूल्स और इससे संबंधित जो भी नियम हैं उनको लेकर के संक्षेप में उनको हमारे जो अधिकारी हैं उनको अवेयर किया जा रहा है और उनको इस बात पे फोकस किया जा रहा है कि किस प्रकार से पब्लिक पार्टिसिपेशन करते हुए एसएचजीज को, एनजीओज को साथ लेते हुए अधिक से अधिक जनभागीदारी करते हुए डोर डोर कूड़ा कलेक्शन, डोर डोर सेग्रीगेशन, यूजर चार्ज की वसूली और शहर को स्वच्छ और साफ रखने का पूर्ण प्रबंध करने की बात की जा रही है। खबरें भी लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह मैं सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूँ, क्या बढ़िया काम किया आपने। इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड के लिए आने वाली महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में तैनात एकमात्र अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ है और वह किन्हीं कारणों से छुट्टी पर चले जाते हैं और उनकी जगह कोई भी विकल्प अस्पताल में मौजूद नहीं है। महिला चिकित्सालय में रोजाना 300 गर्भवती महिलाएं अपनी जांच कराने पहुंचती है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन आपातकालीन मरीजों को हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में रेफर कर रही है और नियमित जांच वाले इंतजार कर रहे हैं। महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस मामले पर जब बातचीत हुई तो उस दौरान पता चला कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। खासकर अल्ट्रासाउंड करने वाले विशेषज्ञों की 2 सीटें खाली हैं, जिसके लिए शासन से पत्राचार किया गया है और जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाला जाएगा। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट अभी बीमारी में वो है तो मेडिकल एग्जाम में, तो इसका विकल्प ये कि जो इमरजेंसी अल्ट्रासाउंड होते हैं हमारे बेस हॉस्पिटल में जाते हैं और जो रूटीन वाले होते हैं जो अभी हमने महानिदेशालय में बात कर रखी है, तो जब भी उसकी जगह में दूसरे डॉक्टर आ जाएंगे तो फिर रूटीन वाले की। गर्भावस्था में उपचार के दौरान हुई महिला की मौत के मामले में अभी तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उधर पीड़ित परिवार कार्रवाई की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व पिरान कलियर बैडपुर चौक स्थित कबीर हॉस्पिटल में बैडपुर निवासी एक गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिवार का आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मौत हुई। महिला की मौत के बाद अस्पताल का सभी स्टाफ हॉस्पिटल छोड़कर फरार हो गया था। इस दौरान परिवार के लोगों ने अस्पताल पहुंचकर खूब हंगामा भी किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीड़ित परिवार की ओर से कलियर थाना पुलिस को तहरीर में कार्रवाई को लेकर बात कही गई। हमें बेअनाथ कर दिए, उन्होंने हमारे बच्चों को अनाथ कर दिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जो बात है जी, हमारे बच्चे देखो यतीम हो गए, बताओ इनका सहारा कौन होगा? आप बताइए, इसका सहारा कौन बनेगा? है जी, छोटे छोटे बच्चे, बताओ क्या करेंगे हम? उनको भी पूरी वो मिलनी चाहिए। उन्होंने मेरे घरवालों को अचानक जानबूझ के मारी है जी। खांसी की प्रॉब्लम में बताइए अस्पताल में कौन नहीं ले जाएगा? थोड़ी सी प्रॉब्लम सी, चलो मैं कहा भाई घर से अच्छा है कि वहाँ शिकायत सुकी हो जाएगी, है जी। थोड़ा कोई प्रॉब्लम है तो आदमी को वहाँ से सुविधा मिल जाती है। तहसील के डुमनपुरी गांव में राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में धांधली की शिकायत पर राशन डीलर की दुकान का निरीक्षण करने पहुंचे तहसीलदार और खाद्य आपूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा ने राशन डीलर की दुकान को सील कर दिया। जानकारी देते हुए खाद्य पूर्ति निरीक्षक दिनेश शर्मा ने बताया कि डुमनपुरी गांव के ग्रामीणों द्वारा राशन डीलर के खिलाफ एक शिकायत पत्र एसडीएम को दिया गया था, जिसमें ग्रामीणों ने राशन डीलर पर राशन वितरण में घटतोली और राशन के ज्यादा पैसे लेने की शिकायत की गई, जिस पर संयुक्त रूप से तहसीलदार के साथ राशन डीलर की दुकान का निरीक्षण उन्होंने बताया। निरीक्षण के दौरान राशन डीलर मौके पर मौजूद नहीं मिला, जिस पर राशन डीलर की दुकान को सील कर दिया और साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। डुमनपुरी के ग्रामीणों के द्वारा एक शिकायत पत्र मुझे और एसडीएम साहब के माध्यम से जो है तहसीलदार महोदय को भी मिला था, जिसमें संयुक्त रूप से तहसीलदार साहब और मैंने जाकर जब मौके पर निरीक्षण किया तो वहाँ पाया गया कि एक तो डीलर हमें मौके पर उपस्थित नहीं मिला। तो उसमें ग्रामीणों की शिकायत ये थी कि एक तो राशन कम दिया जा रहा है, घटतोली से रिलेटेड शिकायत थी, और जो है उसके अलावा जो है उनसे जो है अतिरिक्त पैसे भी उसमें राशन में खाद्यान्न में उनके द्वारा चार्ज किए जा रहे हैं। तो इस शिकायत पर जब मौके पर मैं और तहसीलदार महोदय पहुंचे तो वहां पर डीलर उपस्थित नहीं था। इसी क्रम में दुकान को हमने सील कर दिया। उधम सिंह नगर पुलिस को एक मानव तस्करी मामले में एक सफलता हासिल हुई, जहां काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग को बहला फुसलाकर चंद पैसों के लालच में राजस्थान में ले जाकर बेच दिया। पुलिस ने मानव तस्करी कर पैसा कमाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह के कुछ आरोपी अभी फरार हैं। बता दें कि नाबालिग को बहला फुसलाकर राजस्थान ले गए। वहां उक्त दोनों ने पूर्व से अभियुक्त के परिवार से शर्त के साथ शादी तय की। वह उस लड़की को बेचने के बदले में लाखों रुपए देंगे। इस पर महिला और उसके मुंह बोली पति ने उसे बहला फुसलाकर ले जाकर 3 लाख में बेच दिया और खुद पैसे लेकर चंपत हो गए। कुंडा थाना पुलिस ने अपने मुखबिर की सूचना पर नाबालिग को राजस्थान के जिला अलवर से बरामद करते हुए गिरोह का भांडाफोड़ किया। सूचना को वेरीफाई करने के बाद हमारे द्वारा इन दोनों को कल पकड़ा गया है, अरेस्टिंग इनकी की गई है। इनसे पूछताछ में यह भी जानकारी आई है कि इनका
राजस्थान में भी ये गैंग है, उनसे संपर्क था और उन्हीं के माध्यम से ये सौदा हुआ था, जिसमें 2 पति पत्नी हैं, उनके नाम भी आए हैं, उनकी भी हमने नाम की बढ़ोतरी करी है। अब उनकी भी गिरफ्तारी की हमारे द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। आज इन दोनों अभियुक्तों को लेकर के माननीय न्यायालय में जाएंगे, इनका रिमांड लिया जाएगा। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत की गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। कुंडा थाने में पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर जिले भर में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक पर कट्टा लेकर आ रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए अभियुक्त को कब्जे से पुलिस ने 10 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की। कल कुंडेश्वरी थाने को इसमें कुंडा थाने को इसमें सफलता मिली है। इसमें ये जोधवीर सिंह है, जो कि पूर्व में भी नैनीताल से जेल जा चुका है। ये मूलतः कुंडेश्वरी का रहने वाला है, काफ़ी दिनों से इसमें सक्रिय भी है। इसके पास से 10 किलो गांजा पकड़ा गया है। इसकी लगभग कीमत 1 लाख रुपए है और इसको शीघ्र ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। लक्सर में इस समय गन्ने से भरे ओवरलोड वाहनों हादसों को चुनौती दे रहे हैं और आपको बता दें कि लक्सर शुगर मिल का पेराई सत्र शुरू होते ही गन्ना से भरे ओवरलोड वाहन भी बेलगाम होकर सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ओवरब्रिज के ऊपर गन्ने से भरे ओवरलोड वाहन हादसों को चुनौती दे रहे हैं। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन मौन बना बैठा है। बहरहाल आगे देखना ये होगा कि इस खबर पर संज्ञान लेने के बाद स्थानीय प्रशासन इन ओवरलोड वाहनों पर आखिर क्या कार्रवाई करता है और आने वाले वक्त ही अब आगे बताएगा कि क्या कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। घर घर की बेटियों को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महाअभियान ने देश के सभी राज्यों को प्रेरित किया है। इसी कड़ी में प्रदेश की बेटियों के प्रति उत्तराखंड सरकार ने भी सार्थक पहल की है, जिसका अनुपम उदाहरण है नंदा गौरा कन्याधन योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की कन्या के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा और विवाह तक राज्य सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहती है। बेटी के जन्म पर 11,000 रुपए की सहायता राशि, 12वीं पास करने वाली बालिकाओं को 51,000 रुपए की सहायता राशि, 51,000 रुपए की राशि को 5 साल की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, 5 साल की अवधि पूर्ण होने पर 75,000 रुपए की राशि की सुविधा दी जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा कन्याधन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लगभग 82,000 लाभार्थी बालिकाओं के खाते में 323 करोड़ 22 लाख रुपए की धनराशि डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर की। 2017-18 सत्र की 5,310 बालिकाओं, 2018-19 सत्र की 460 बालिकाओं, 2019-20 सत्र की 1,567 बालिकाओं, 2020-21 सत्र की 16,210 बालिकाओं, 2021-22 सत्र की 56,177 बालिकाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नंदा गौरा योजना पोर्टल का उद्घाटन भी किया है। बेटियों को मिले अच्छी शिक्षा और अवसर अपार, महिला सशक्तिकरण को समर्पित उत्तराखंड सरकार। जिस रूप में अपना योगदान दिया वो हम सबके सामने है। कौन ऐसी जाति मत और मजहब है दुनिया के अंदर जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत ने अपने यहां शरण न दी हो। और आज G20 का नेतृत्व करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। हम सबको देखना चाहिए कौन से ऐसे विषय हैं उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में